हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई विश सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने फेमा में आपके इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ और इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ में फेमा चैप्टर में जो एफडीआई से रिलेटेड रेगुलेशंस आई हैं, न्यू रेगुलेशंस आई हैं नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसकी हमने एक पहले क्लास की थी जो पार्ट 1 था। उसी के कंटिन्यूशन में अब मैं पार्ट 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये रेगुलेशंस हैं और पार्ट 1 में हमने एफडीआई की कंसेप्ट भी समझी थी, एफडीआई की ज़रूरत भी समझी थी और उसकी लिमिट्स भी समझी थी, और उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगी, किस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो वो किन रूट से आएगा, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट, आरबीआई कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। आई होप कि वो आपने पार्ट 1 में बेटर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब उसी का कंटिन्यूशन है पार्ट 2। अब पार्ट 1 से पार्ट 2 के रिकॉर्ड करने में आप देखो कि काफ़ी कुछ एफडीआई से रिलेटेड इकोनॉमिक फ्रंट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है। जैसे आपने इकोनॉमिक पैकेज देखा, 20 लाख करोड़ का अनाउंस हुआ, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई की बात की, हर इंडस्ट्री की बात की, और उसमें एफडीआई की भी बात आई है। एफडीआई की बात अभी आप जैसे लेटेस्ट आप देख रहे थे तो डिफेंस सेक्टर में 49% से 74% कर दी। हमने पार्ट 1 में ये समझा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफडीआई अलाउ करती है तो उसकी 3 कैटेगराइजेशन है। एक तो कि सेक्टर जो प्रोहिबिटेड है, जैसे एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, फार्म हाउस, इनमें तो एफडीआई अलाउड ही नहीं है। सेकंड, जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जिसमें फॉरेनर का फॉरेन मनी तो चाहिए बट उनको कंट्रोल नहीं देना, तो उसमें लिमिट कर देते हैं हम 24%, 49%, 74% या 100% पूरी लिमिट भी दे देते हैं। 25%, 49%, 24, 49, 74% रखने का पर्पस होता है वोटिंग रिजल्ट्स को कंट्रोल ना कर पाए, वो वोटिंग पावर उनकी रिस्ट्रिक्ट की गई। स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस उनके कंट्रोल में नहीं जाएंगे। सेकेंड, जो सेंसिटिव सेक्टर नहीं है उसमें हमने 100% भी दे दी, कुछ सेक्टर्स को हमने बिल्कुल रोक दिया। हमने ये भी पढ़ा था कि फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, इसलिए एफडीआई दी जा रही है, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ प्लांट लग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। अब आप इकोनॉमिक पैकेज में देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने जा रही है तो उसका फोकस क्या है, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। तो पहले तो उन्होंने इंडिया में स्मॉल स्केल सेक्टर जैसे एमएसएमई को लेकर काफ़ी चेंजेस आए। तो ये टाइम आप, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ये न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो जो आजकल पिछले 5-7 दिन में हुई हैं और करंट चल रही हैं। इससे आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर मिलेंगे, प्रैक्टिकली उनको समझने में हेल्प मिलेगी। जैसे एमएसएमई की लिमिट्स आप पढ़ते हो, आईडीआरए एक्ट ओल्ड सिलेबस वाले पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, सेटिंग अप में भी आती हैं एमएसएमई की लिमिट, तो ये लिमिट्स आपको हेल्प करेंगी। हालांकि अभी आपके एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं हो रही जुलाई वालों के लिए, बट दिसंबर वाले कर लें, कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट, एफडीआई की लिमिट पे अब मैं आता हूं। तो जैसे अब डिफेंस सेक्टर में 49 से 74 कर दी गई, तो जी सेंसिटिव सेक्टर है, 75% स्पेशल रेजोल्यूशन वाला पूरा कंट्रोल इनको नहीं दिया गया। सेकेंड, लिमिट क्यों बढ़ाई गई? देखो, सबसे पहले जब ये लॉकडाउन हुआ है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट हुआ, हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम हुई। सेकंड, जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसने भी शेयर्स बेचे तो वो भी बाहर चले गए। न्यू इन्वेस्टर अभी जल्दी नहीं आएंगे, वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, स्टॉक मार्केट डाउन है। तो अब फॉरेन करेंसी का बैलेंस कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो कहाँ होता है, पहले तो उसको रोको। तो सबसे पहला आउटफ्लो मैंने पार्ट 1 में बताया था, ऑयल और डिफेंस में है। तो ऑयल तो अब मजबूरी है और ऑयल की वैसे ही डिमांड कम हो गई है और कुछ इंडिया में है। डिफेंस में इन्होंने क्या किया कि आउटफ्लो को रोका, पहला पर्पस। सेकंड, इंडिया में बनेगा, बाहर की कंपनी को भी बुला लिया, आपकी लिमिट बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर पैसा लगाओ। डिफेंस बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर वाला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब यहाँ पर बनवाएगी तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, खर्चे कम होंगे, गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट बाहर देना पड़ता था वो इंस्ट्रूमेंट्स अब यहाँ पर बनेंगे हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। तो कई तरह से मल्टीपल बेनिफिट होंगे। जैसे फॉरेन करेंसी आएगी, लिमिट बढ़ने से 49 से 74% होने से फ़ायदा क्या हुआ? फॉरेन करेंसी आई, लिमिट बढ़ी, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए। सेकंड, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी,
इनकम जनरेट होगी तो वो भी इंडिया को फायदा हुआ, और जो बाहर से हम महंगा माल खरीदते थे अब इंडिया में बनेगा तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, वो जो मार्जिन बाहर की गवर्नमेंट कमा लेती थी वो हम कमाएंगे। तो ये सारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थ्रू से, तो ये आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ आप इन न्यूज़ पर ध्यान दो जरूर, ये आपको हेल्प करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो इसी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने पीछे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हमने लास्ट पार्ट में किया था कि एफडीआई क्या है, किन सेक्टर्स में अलाउड है, किन में अलाउड नहीं है, कौन सा इन्वेस्टर आएगा, किस फॉर्म में होगा, पीआरओआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो पीआरओआई सारे, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो सकता है, एनआरआई हो सकता है, ओवरसीज कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकती हैं, ओसीआई हमने जिनको लिखा था, और फॉरेन के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड हो सकते हैं, वो यहाँ पैसा लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो वो किस फॉर्म में लगाएंगे, कंपनी होगी, एलएलपी होगी, प्रोप्राइटरी फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी, उनमें यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा लगाएंगे, उनकी लिमिट्स हमने पढ़ ली। अब इसी का अगला पार्ट जो हमारा रह गया था वो शुरू हो रहा है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की मतलब जो फॉरेन से पैसा आ रहा है उसका कितना पैसा आ रहा है, किस प्राइस पर सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, कैसे इनफ्लो होगा, किस बैंक अकाउंट के थ्रू आएगा, उस सब के बारे में आज हम पार्ट 2 में बात करने जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे अब डेट इंस्ट्रूमेंट की, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट भी आज की ही क्लास में कवर होगा। तो देखो, प्राइसिंग गाइडलाइंस में कंपनी इज कवर्ड अंडर सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशन में कौन सी कंपनी आती है, जो लिस्टेड कंपनी है। तो अगर वो सिक्योरिटीज इशू कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर को, तो उसका प्राइसिंग फार्मूला अगर सेबी ने बना रखा है तो वो सेबी का ही चलेगा। बट हर हाल में हम जो इंडियन इन्वेस्टर को शेयर देते हैं जिस रेट पर, जिस प्राइस पर, उससे कम पर हम बाहर वालों को नहीं देंगे। घूम फिर के बात अभी आगे यही आएगी। तो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम मैक्सिमम तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहेंगे बाहर वालों से, बट हम मिनिमम पे लिमिट लगाएंगे। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम प्राइस एज पर सेबी रेगुलेशन होगा, उससे ज़्यादा वो जितना मर्जी दे दे। और अनलिस्टेड कंपनी है तो वो उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइस मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और वो सारी प्राइसिंग आर्म लेंथ बेसिस, मतलब मार्केट प्राइस पर होनी चाहिए, उनको कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दिया जाएगा। और सर्टिफाइड करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर जो सेबी से रजिस्टर्ड हैं, या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। जो तो मतलब दो तरह आ गई, लिस्टेड कंपनी सेबी रेगुलेशन के हिसाब से जो मिनिमम प्राइस आता है वो देगी, अनलिस्टेड कंपनी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स चल रहे हैं आर्म लेंथ प्राइसेस पर होगा, और जो प्राइस पे शेयर इशू किए उसका सर्टिफिकेशन या तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर दें, या कोई मर्चेंट बैंकर कर दें, या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। और डीलिस्टिंग अगर कंपनी करा रही है तो डीलिस्टिंग में भी उनको शेयर प्राइस दिया जाता है, पैसा वापस दिया जाता है, तो वो भी एज पर सेबी रेगुलेशन होगा, क्योंकि डीलिस्टिंग तो होगी ही लिस्टेड कंपनी की। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग रेगुलेशन। अगर पीआरओआई ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर, कि यहाँ का पैसा वो यहीं इन्वेस्ट करेगा, फ्रीली बाहर लेकर नहीं जाएगा, तो उस पर फिर ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगी, वो फिर इंडियन किसकी एप्लीकेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट, ये तो हुआ इशू का। हमने अभी बात की कि इशू कैसे होंगे शेयर्स, दो तरह से आ गए। अब आ गया जब इशू हो गए तो उसके बाद पीआरओआई को शेयर बेचने हैं, ट्रांसफर करेगा वो। अब वो ट्रांसफर करेगा तो या तो सेल करेगा या गिफ्ट देगा। अब वो पीआरओआई जिसको हमने शेयर्स इशू किए थे वो किसको बेचेगा, और ये ट्रांजैक्शन दो तरह से होंगी। देखो, कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी शेयर होल्डर है, वो पीआरओआई को दे रहा है। दूसरा, पीआरओआई ने पहले से शेयर ले रखे थे, वो बेच रहा है अब पीआरआई को। तो अब देखो, अगर हम हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हमने कोई शेयर्स ले रखे हैं इंडियन कंपनी में, तो हम इंडिया में बेचे, हमें कोई किसी की परमिशन नहीं लेनी। बट अगर हम फॉरेनर को बेचेंगे वो शेयर या गिफ्ट देंगे तो वो ट्रांसफर में आ गया, तो उसके लिए ये रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगी। सेकंड, ऐसे ही हमने ऑलरेडी बाहर किसी पीआरओआई को शेयर्स दिए थे, वो बाहर के बाहर किसी को पीआरओआई को ही दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो पीआरआई को देगा तो फिर एक रेगुलेशन आएंगी। अब इसमें देखो,
दो चीजें ध्यान देना, अगर हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया पीआरआई को शेयर दे रहा है तो मिनिमम प्राइस की कंडीशन आएगी कि आप इस प्राइस से कम पर उसको शेयर नहीं दोगे। लिस्टेड कंपनी है तो ऑब्वियसली सेबी की रेगुलेशन आएंगी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की रेगुलेशन आ जाएंगी। अब आरओआई कौन हो सकता है? हो सकता है कोई इंडियन प्रमोटर भी हो जो अपने शेयर बाहर वालों को बेच रहे हो, जैसे मुकेश अंबानी है, वो अपने शेयर बाहर बेच रहे हो। जैसे अब मैंने लास्ट क्लास में फेसबुक का एग्जांपल लिया था, उन्होंने रिलायंस जियो में स्टेक लिया, तो रिलायंस जियो में स्टेक लिया तो रिलायंस जियो में शेयर होल्डर कौन थे? उन्होंने ही तो अपना शेयर बेचा, नए शेयर तो इशू नहीं हुए 9.99%। तो जो रिलायंस जियो में मेजोरिटी शेयर होल्डर 99% शेयर होल्डर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री ने 99% जो शेयर ले रखे थे उसमें से अपना 9.99% फेसबुक को दे दिया। तो जब रिलायंस ने अपने शेयर रिलायंस जियो वाले फेसबुक को दे दिए तो वो आरओआई है, और फेसबुक कौन हो गया? पीआरओआई। अब अगर उनको शेयर्स जा रहे हैं तो रिलायंस जियो अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, अगर लिस्टेड होती तो सेबी रेगुलेशन आती, और अगर अनलिस्टेड है तो कौन सी प्राइसिंग की रेगुलेशन आनी चाहिए? अब आप समझ चुके होंगे जो इशू करने के टाइम पर थी। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड होना चाहिए, आर्म लेंथ बेसिस पर होना चाहिए, सीए, मर्चेंट बैंकर या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और जो प्राइस निकल कर आएगा वो मिनिमम होगा, आप उससे ऊपर दे सकते हो, उससे नीचे नहीं दोगे। क्लियर जी? ये बात हमने की कि जब कोई इंडियन रेजिडेंट ऑफ इंडियन बाहर वाले को शेयर बेच रहा है, पहला तो आया, देखो अब इन दोनों में फर्क क्या है, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है कंपनी डायरेक्ट नए शेयर इशू कर रही है, इसका मतलब है कोई ऑलरेडी इंडियन शेयर होल्डर बाहर वाले को शेयर दे रहा है, ट्रांसफर आ गया यहां पर। फिर आया PROI टू PRI, मतलब ऑलरेडी बाहर वालों ने शेयर ले रखे हैं, अब वो इंडियन रेजिडेंट को शेयर देना चाहता है, तो वहां पर मैक्सिमम प्राइस लगाया गया है, इस प्राइस से ज्यादा हम नहीं खरीदेंगे। अब देखना, लॉजिक समझना, अगर हमने बाहर वाले को शेयर देने हैं तो रूल्स कह रहे हैं कम से कम इस प्राइस पर देना, ज्यादा ले लो, बाहर से पैसा आना है। दूसरा केस, अगर पीआरओआई हमें शेयर बेच रहा है तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रहा है, तो वहां पर मैक्सिमम की लिमिट ले आई गई। मतलब जब हम पीआरआई बाहर शेयर दे रहा है, इंडियन कंपनी बाहर शेयर दे रही है, तो मिनिमम दे रही है गवर्नमेंट की, भाई इससे कम पे मत लेना, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर आओ। और जब हम बाहर वाले को पैसे दे रहे हैं, उससे हम शेयर खरीद रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, तो मैक्सिमम की लिमिट लगाई जानी चाहिए ना, लॉजिकल लगाएं तो हम, कि भैया इतने ज्यादा पैसा मत दे देना कि फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो जाए, क्योंकि अगर हम बाहर वाले से शेयर खरीदेंगे तो पैसा तो हमें फॉरेन करेंसी में देना है ना। तो उसके लिए लिमिट आई मैक्सिमम, लिस्टेड कंपनी सेबी की रेगुलेशन, और अनलिस्टेड वही तीनों कंडीशन सेम, इंटरनेशनल मेथड, आर्म लेंथ बेसिस पर, सर्टिफाइड बाय सीए या मर्चेंट बैंकर या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। क्लियर हुआ जी? तो यहां तक हमें क्या समझ आया कि अगर हम शेयर्स बाहर इशू करेंगे या ट्रांसफर करेगा कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्राइस मिनिमम होना चाहिए, और जब हम बाहर वाले से लेंगे तो मैक्सिमम की लिमिट लगाई गई है। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी रेगुलेशन, अनलिस्टेड है तो इंटरनेशनल मेथड जो वैल्यूएशन के चल रहे हैं आर्म लेंथ बेसिस पर होंगे, सर्टिफिकेशन होगा सीए या मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। क्लियर जी? फिर मैंने यहां पर देखो एक ये जो एरो लगा रखा है, ये दोनों के लिए सेम है कि कब ये रेगुलेशन दोनों केस में अप्लाई नहीं होगी। अगर उसने नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर लगाया था कि यहाँ का जो प्रॉफिट है वो यहीं इन्वेस्ट करेगा, फ्रीली बाहर नहीं लेकर जाएगा, तो जिस रेट पर भी करे वो यहीं इंडिया में, इंडिया का ही पैसा है। नेक्स्ट, अब अगर कोई पीआरओआई होल्डर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंडिया में शेयर्स बेचता है, तो वो जो कमाएगा उस पर पहले टैक्स देगा, उसके बाद जब वो बाहर लेकर जाएगा उसको हम वर्ड बोल रहे हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस किसकी? सेल प्रोसीड। तो सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज होगी, जैसे यहाँ पर कैपिटल गेन्स लग गए, सर जीएसटी लग गया, वो सारे टैक्सेस लिए जाएंगे उससे। बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा, सब्जेक्ट टू आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, और किसके थ्रू होगा? ऑथराइज डीलर के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर होगी। और अगर नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर था तो
पहले तो नॉन रिपेट्रिएशन का मतलब ही क्या है कि इंडिया का इंडिया में ही पैसा रहेगा, वो फर्दर इन्वेस्ट करेगा या यहीं रखेगा। बट अगर वो बाहर ले जाना चाहे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नॉन रिपेट्रिएशन का मतलब ये नहीं वो पैसा बाहर नहीं ले जा सकता, पैसा बाहर ले जा सकता है, बट अप्रूवल किसकी चाहिए होगी? आरबीआई की प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। क्लियर हुआ जी? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द प्राइसिंग गाइडलाइंस एंड रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड रेगुलेशंस, तो आपको ये एक्सप्लेन करके आना है। अगला पॉइंट, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं और ये कैसे होंगी, इनकी बात की जा रही है। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का के लिए कुछ अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं, जैसे आप पहली पढ़ो एक बार। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है। डाउनस्ट्रीम का मतलब एक कंपनी के पास पैसा आया और उससे आगे फर्दर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गया, डाउनस्ट्रीम। तो ऑब्वियसली वो ग्रुप कंपनी है, सब्सिडरीज होंगी। ए लिमिटेड में फॉरेनर में पैसा दिया, बट ए लिमिटेड ने आगे उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? बी लिमिटेड में। सिंपल बुद्धि, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इसमें मैंने ये इसकी एक्सप्लेनेशंस में इन वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, जो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है, बाद में रेगुलेशन देखेंगे क्या है। व्हाट इज डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट? एग्जामिनर ये भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किसने की? इंडियन एंटिटी ने। ए लिमिटेड कौन थी? ए लिमिटेड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, देखो एक PROI है, वो डॉलर लेकर आया ए लिमिटेड में। ए लिमिटेड ने वो डॉलर आगे पास ऑन कर दिए बी लिमिटेड को, या रुपी में कन्वर्ट कर दिए। ए लिमिटेड भी कौन है? इंडिया की। और बी लिमिटेड भी कौन है? इंडिया की। अब ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडियन एंटिटी या इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बाय कैपिटल और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। अब ए लिमिटेड की जगह कोई LLP भी हो सकती थी, तो वहां इंस्ट्रूमेंट नहीं होगी, कैपिटल वर्ड आएगा। प्रोप्राइटरी फर्म हो सकती थी, पार्टनरशिप फर्म हो सकती थी, यहां तो मैंने एग्जांपल कंपनी का दे दिया, कंपनी है तो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। इन अदर एंटिटी मतलब एक इंडियन एंटिटी जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो उस पैसे से फर्दर एक और इंडियन एंटिटी में इन्वेस्ट कर दे। दिस इज डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। मैं दोबारा आपको सिंपल बता दूं, PROI ने इन्वेस्ट कहां किया? एक इंडियन एंटिटी, वो चाहे कंपनी है चाहे फर्म है, और इंडियन एंटिटी ने फर्दर वो पैसा कहां कर दिया? अनदर इंडियन एंटिटी। क्लियर हुआ जी ये? तो ये फर्दर आगे पैसा आ गया। एक वर्ड यहां पर आएगा इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है ऊपर वाला। वो कहता है डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडियन एंटिटी एंड सच इन्वेस्टिंग इंडियन एंटिटी नॉट कंट्रोल्ड बाय PRI। मतलब जो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था, PROI, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड में कोई PRI नहीं है, ये भी कंट्रोल किससे की जा रही है? PROI से। इफ सच इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज इन्वेस्टमेंट व्हीकल, अगर इन्वेस्टमेंट व्हीकल मैंने बताया था स्पेशल एंटिटी क्रिएट की जाती है फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल वगैरह पढ़े थे, जिसका स्पॉन्सर मैनेजर उस एंटिटी का जो स्पेशल हमने की है, नॉट ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय PRI, ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय PROI। तो एक तरह से ये डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का ही एक सेकंड पार्ट आ गया, जिसमें ये बोला जा रहा है
डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट तो समझ आ गया कि एक इंडियन एंटिटी में बाहर से पैसा आया, उसने आगे कर दिया। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक इंडिया में एंटिटी है बट वो कंट्रोल्ड बाय पीआरओआई है और वो आगे इंडियन एंटिटी में इन्वेस्ट कर दे, तो उसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला गया है। तो आगे आए जी, अब आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं जब भी लिखना होगा। इफ सच इन्वेस्टिंग एंटिटी इज इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ये भी हो गया। आ रहा है ऑनरशिप ऑफ एन इंडियन कंपनी। अब जो इंडियन कंपनी है, अगर हम ऊपर वाली इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें पीआरओआई कंट्रोल कर रहा है, तो कितने से ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिए? 50% से ज्यादा। और एलएलपी है तो कितने से ज्यादा होना चाहिए? मतलब एक पीआरओआई यहां पर कितने से ज्यादा होल्ड कर रहा है? 50% से ज्यादा। किस में? ए लिमिटेड में। और ए लिमिटेड ने किस में पैसा लगा दिया? बी लिमिटेड में, या कोई ये क्या है? एलएलपी। तो मोर देन 50% इस पीआरओआई ने किस में डाल दिया? इस कंपनी में। और इससे फर्दर पैसा कहां पर ट्रांसफर हो गया? आगे। तो इसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला गया। मतलब डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट तो है ही है, साथ में क्या जुड़ गया उसके? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंट्रोल। और अगर ये 50% से ज्यादा नहीं है, कैपिटल नहीं है, बट बाहर वाले पर्सन उसको मेजोरिटी और डायरेक्टर यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं या मैनेजमेंट डिसीजन में कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी उसको कंट्रोल्ड बाय पीआरओआई माना जाएगा। अगर एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आ जाएंगे उसमें। क्लियर जी? आगे एक वर्ड आएगा टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है इसमें इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिला दी जाएगी और फुली डाइल्यूटेड बेसिस। फुली डाइल्यूटेड बेसिस लास्ट क्लास में भी बात हुई थी, जो भी हमारे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट पेंडिंग हैं उन सब की कन्वर्जन को मिलाकर जो इक्विटी बन रही है, फुली डाइल्यूटेड बेसिस है। आगे अब इस वर्ड को भी एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट और इनकी क्या रेगुलेशंस हैं। अब आओ जी, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स पर क्या रेगुलेशंस अप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, याद करो। जब भी किसी एंटिटी को बाहर वाले को शेयर्स देने हैं या बाहर वालों से कैपिटल लेनी है, तो सबसे पहले उसको ये चेक करना है कि मैं किस सेक्टर में हूँ, प्रोहिबिटेड में हूँ या अलाउड में हूँ। अलाउड में हूँ तो मेरे में कितनी लिमिट अलाउड है, मैं कितने तक कैपिटल कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं? 49%, 50%, 100%, 74%। और मेरे पास पहले से कितने हैं? अगर वो ऑलरेडी होल्ड हो चुके हैं तो वो बैलेंस तक हम ले सकते हैं, और अगर पहले से लिमिट एग्जॉस्टेड है तो नई कैपिटल नहीं आएगी। तो और उसके बाद आ जाता है वो कंपनी किस रूट पर है, एंट्री रूट कौन सा है, अप्रूवल रूट या ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब पहले से नहीं पूछना, और अप्रूवल रूट मतलब पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेक्टरल कैप, प्राइसिंग गाइडलाइंस भी आपको देखनी पड़ेंगी, अदर कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी। किसको देखनी है? ये जो इंडियन एंटिटी बाहर से पैसा ले रही है। अगर एलएलपी में आ रही है तो एलएलपी पहली बात तो अलाउड होनी चाहिए, और एलएलपी कंट्रोल किसके थ्रू हो रही है? पीआरओआई के थ्रू। इंडियन कंपनी इज एन ऑटोमेटिक रूट विद अप टू, मतलब अगर एलएलपी में पैसा आया और एलएलपी आगे इंडियन कंपनी में पैसा लगा रही है, फॉरेनर ने पैसा एलएलपी में डाला तो पहले तो एलएलपी अलाउड होनी चाहिए, फिर वो इंडियन कंपनी में डाल रही है तो इंडियन कंपनी भी अलाउड सेक्टर में होनी चाहिए, और सेक्टरल कैप भी देखा जाएगा। नेक्स्ट, टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो अभी हमने बोला था ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं या डायरेक्टली इक्विटी में हुए हैं, सबसे पहले कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी तो ऑलरेडी है ही है। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिपॉजिटरी रिसीट्स, अगर हमने उनके लिए कन्वर्टेबल पार्ट नहीं है तो फिर हम उसको अभी काउंट नहीं करेंगे। हो सकता है वो रिडीम हो जाए। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हमेशा ऑप्शनली होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और डिपॉजिटरी रिसीप्ट हैं वो अभी बाहर चले गए हैं, शेयर कस्टोडियन के पास पड़े हैं, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होंगे। बट कन्वर्टेबल डिबेंचर इंडिया में इशू कर रखे हैं तो जो कन्वर्टेबल पार्ट इक्विटी का है वो काउंट होगा। बट अगर हमने बाहर वालों को दे रखे हैं तो वो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट भी काउंट नहीं होगा, और एडीआर जीडीआर भी काउंट नहीं होंगे टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। पोर्टफोलियो रूट से, अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के रूट हैं, पोर्टफोलियो रूट
जिसमें सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या अनलिस्टेड कंपनी के आईपीओ में, और एक होता है डायरेक्ट रूट। डायरेक्ट में मतलब कंपनी यहाँ पर कंट्रोल भी ले रही है, फॉरेनर यहाँ पर पीआरओआई कंट्रोल ले रहा है। तो पोर्टफोलियो रूट वाले शेयर्स भी टोटल में काउंट हो जाएंगे। मतलब अगर रिलायंस में दो तरह से हैं, एक एफडीआई रूट से फॉरेन इन्वेस्टर आया और एक पोर्टफोलियो रूट से आया, तो दोनों का क्लब करके टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाएगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडिया में, उसकी भी टोटल अमाउंट लिया जाएगा। कंडीशंस अब आगे आ रही हैं। कंडीशंस क्या हैं? डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट दैट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब अगर हमें डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट लेनी है तो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे, अप्रूवल आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और शेयर होल्डर्स की। फंड्स जो भी बाहर से लाए जा रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, वो इंटरनल shall be bought from outside India, not borrowed from domestic market। मतलब जो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पैसा आ रहा है वो इंडिया का ही होगा, तो कोई लॉजिक नहीं है। कहाँ से आना चाहिए? बाहर से। हाँ, अगर हमने पहले से यहाँ बाहर से पैसा ले रखा था, उससे कोई प्रॉफिट आया, रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, उसको यहाँ पर लगाया, तो भी वो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाएगा। मतलब डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने सिंपल ये समझा है कि एक इंडियन एंटिटी में बाहर से पैसा आया और उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर जो इंडियन एंटिटी है वो इंडिया में कमाया हुआ पैसा ही फर्दर आगे अपनी कंपनियों में लगा रही है, तो वो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा बाहर से आना चाहिए। एक एक्सेप्शन है कि अगर पहले से पैसा बाहर से आया था, यहाँ पर उससे कमाया, वो हम बाहर ना ले गए, वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर दिया, तो वो अलाउड है। वो पैसा रिजर्व्स अकाउंट में होगा ऑलरेडी और वो प्रॉफिट का पार्ट होगा। कंप्लायंस, किसकी जिम्मेवारी है ये सारी कंप्लायंस करने की? अब मान लो एक इंडिया में कंपनी है, उसने आगे 3-4 कंपनियों में डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कर दी, तो पहली ये कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मिलेगी? फर्स्ट लेवल कंपनी की। और वो सर्टिफिकेट लेगी अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर एनुअल बेसिस पर कि वो नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है और वो विद इन लिमिट्स है। क्लियर हुआ जी? इसमें हमने डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की कंसेप्ट को समझा। दोबारा बता देता हूं, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट अब क्या निकल कर आई। एक तो था कि हमने डायरेक्ट बाहर शेयर इशू कर दिए, काम खत्म, हमारी कंपनी में आ गया। इसको यहाँ देखो, पीआरओआई ने यहाँ पर पैसे दिए ए लिमिटेड ने। ए लिमिटेड ने यहाँ पर क्या इशू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कोई भी इशू कर दिए। एक केस हुआ पीआरओआई ने पैसा दिया ए लिमिटेड में या एलएलपी में, उसने आगे फर्दर वो पैसा किस में ट्रांसफर कर दिया? बी लिमिटेड या बी एलएलपी में। तो ये क्या मानी गई? डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। अब आप दोनों में फर्क समझ रहे हो? हमने जो पहला वाला पार्ट पढ़ा था वो फर्स्ट पार्ट था कि डायरेक्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ कि ए लिमिटेड सिर्फ जरिया बनी आगे पैसा ट्रांसफर करने में बी में। यूजर कौन है? बी का। तो हमने इसकी कंडीशन पढ़ी कि ये डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है। और एक हमने पढ़ा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या था? इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पीआरओआई वो ऑलरेडी ए लिमिटेड में मोर देन 50% की कैपिटल लेकर बैठा है या कंट्रोल लेकर रखा है उसने, और ए लिमिटेड आगे बी लिमिटेड में लगा है। यही डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, बस फर्क ये आ गया कि ए लिमिटेड में कंट्रोल भी पीआरओआई के पास है और इस केस में कंट्रोल पीआरओआई के पास नहीं है। दोनों ही डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के पार्ट हैं। अब इस केस में ये जो पैसा है, कंडीशन ये आई कि ये पैसा बाहर से आना चाहिए। मतलब ए लिमिटेड जो बी को पैसा दे रही है वो बाहर से आएगा।
और या ए लिमिटेड ने पहले से जो पैसा ले रखा था उसमें से कुछ कमाया, वो वापस बाहर ना भेजकर आगे फिर फर्दर ट्रांसफर कर दिया, दो चीजों से डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट हो गई। बाकी सारी कंडीशन सारी फॉलो होंगी। टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या माना जाएगा कि जो जो हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं, कन्वर्टेबल डेट इशू कर रखा है, दोनों को लिया जाएगा, एडीआर जीडीआर को नहीं लिया जाएगा। वो सेक्टरल कैप की लिमिट चेक की जाएंगी, उसके बाद वो अलाउड होगा और उसकी आगे फर्दर कंप्लायंस आ रही है। तो ये कंडीशंस आपको क्लियर हुई जी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल होगी तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या है और उनकी कंडीशंस क्या हैं, तो आपको ये कंडीशंस लिख कर आनी है। और कंडीशंस पूरी कौन करेगा? फर्स्ट लेवल की कंपनी। नेक्स्ट पार्ट, अब हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया, अब शुरू हो रहा है नेक्स्ट पार्ट हमारा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखना, PROI कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं इंडिया में, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होनी चाहिए? पहली बात, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी, फार्म हाउस नहीं होगा, ये अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, जो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसके लिए ये प्रॉपर्टी वो नहीं खरीद सकते। बाकी सारी ले सकते हैं, बट वो जब इंडिया में प्रॉपर्टी लेंगे तो रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। रीजन कि जमीन का कब्जा, लड़ाई किस चीज की होती है? एक देश से दूसरे देश की, बाउंड्रीज, जमीन। हमारा चाहे चाइना से बाउंड्री डिस्प्यूट है, चाहे पाकिस्तान से है, तो वो जमीन का ही तो डिस्प्यूट होता है सारा। तो और अगर कब्जा करना हो एक कंट्री को दूसरी को, तो सबसे पहले जमीन पर कब्जा होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाई गई हैं। अब अगर वो PROI आ रहा है या एक NRI आ रहा है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आ रहा है, ये लोग अगर आ रहे हैं तो सबसे इनका तो कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड है। नॉन रेजिडेंट इंडिया या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया में बॉर्न है, बाहर सेटल्ड है, बट ये आया जो बिल्कुल प्योरली बाहर का है, तो इन दोनों की कंडीशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि ये लोग क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। देखो जी, बट मैंने यहाँ पर ये रेगुलेशन बहुत बाद में दी हुई है, मैंने पहले ही डाल दी। कुछ कंट्री के लोग तो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकते, उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। बाकी कंट्रीज जो रेगुलेशन 31 में दे रखी हैं, बाकी कंट्रीज एज पर नॉर्म्स ले सकती हैं। तो कौन सी कंट्री होंगी जिनको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे? हमारी नेबरिंग कंट्रीज जिनके साथ हमारे बॉर्डर टच होते हैं, ताकि जमीन पे कब्जा सबसे पहले करने वही आएंगे। तो देखो इसमें रेगुलेशन 31 में प्रोहिबिशन मैं पहले बता रहा हूं कि कौन लोग यहां पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते एक्सेप्ट गवर्नमेंट अप्रूवल। प्रोहिबिशन ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी बाय सिटीजन ऑफ सर्टेन कंट्रीज। इसमें कौन कौन है? नेचुरल पर्सन भी और वहां की लीगल एंटिटीज भी। बाहर से कोई कंपनी आ रही है, चाहे कोई नेचुरल पर्सन आ रहा है, वो फॉलोइंग कंट्रीज वाले प्रायर अप्रूवल किसकी चाहिए? RBI की। बहुत सिंपल है याद करने के लिए, दोबारा बता रहा हूं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये तो डायरेक्टली हमारी बाउंड्री से कनेक्टेड है। उसके बाद हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, मकाऊ चाइना का ही पार्ट है,
कोरिया, डिप्लोमेटिक रिपब्लिक, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है और ईरान को भी रोका गया है। इन कंट्रीज को बोला गया है कि आपको यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको पहले आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, लीज पर ले सकते हो, वो भी 5 साल तक, और अगर 5 साल की लीज है तो दोबारा फिर आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब इन कंट्रीज के लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद तो सकते हैं बट अप्रूवल आरबीआई की चाहिए, बिना आरबीआई के अप्रूवल का एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। सेकंड, अगर वो यहाँ लीज पर लेते हैं तो बिना अप्रूवल के 5 साल तक ले सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा की लेने हैं तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। क्लियर चाहिए? तो पहले मैंने ये रेगुलेशन ही डाल दी कि कौन लोग नहीं ले सकते। एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि विच आर द PROIs आर प्रोहिबिटेड, तो आपको ये एक्सप्लेन करके आना है। फिर आया अब कि अगर इंडिया में प्रॉपर्टी बाकी कंट्रीज के लोग लेते हैं तो सबसे पहले हमने किसको लिया है? एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बॉर्न है, इंडिया से टच में है, वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बट कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे? एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी वो यहाँ पर नहीं लेंगे। अब वो जब पैसा देंगे तो जो पैसा होगा वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगा यहाँ पर, या उन्होंने पहले से एनआरआई अकाउंट खोल रखा था उससे आएगा। आप यहाँ पर ट्रेवलर चेक लेकर आए थे, फॉरेन करेंसी डायरेक्ट भेज दी, या अदर मोड अलाउड नहीं है। मतलब एनआरआई ओसीआई यहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे उनको पहले अकाउंट यहाँ पर उनका पहले से खुला हो, उसमें पैसे पड़े हों, या बाहर से बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेंगे ऑथराइज डीलर के थ्रू। यहाँ पर वो करेंसी नहीं भेज सकते, यहाँ पर ट्रैवलर चेक के थ्रू नहीं खरीद सकते, या कोई और मोड अप्लाई नहीं होगा। ये तो हुआ वो पैसे देके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये हुआ कि वो गिफ्ट के थ्रू उनको प्रॉपर्टी मिल रही है। मतलब यहाँ पर हम लोग हैं, हम में से किसी ने एक एनआरआई को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। अब मान लो एक पर्सन है, वो बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ हैं, तो पेरेंट्स तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, बेटा एनआरआई है या बेटी एनआरआई है, उन्होंने यहाँ से प्रॉपर्टी उठाकर गिफ्ट कर दी, हो सकती है। बट कौन होना चाहिए? वो रिलेटिव। कंपनी एक्ट में जो सेक्शन 277 की डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो रिलेटिव होना चाहिए। क्लियर हुआ जी? तो ये दो चीजें आई कि और ऑब्वियसली देखना कि जब भी कोई पर्सन बाहर से यहां प्रॉपर्टी खरीदेगा, अगर कोई PROI, मैं पिछली स्लाइड को ही रिलेट कर देता हूं, देखो ये जब PROI ये लोग आएंगे इंडिया में आएंगे तो ये प्रॉपर्टी किस से लेंगे? इंडिया में क्या इंडियन गवर्नमेंट से लेंगे या किस से लेंगे? PRI। तो डीलिंग किसके थ्रू होगी? हम लोगों से ही तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी लेकर बैठा है। तो हम लोगों में से प्रॉपर्टी या तो हम सेल करेंगे या उनको गिफ्ट दे देंगे। तो सेल तो हम किसी को भी कर रहे हैं, कंसिडरेशन आएगी बैंकिंग चैनल से, या उनके अकाउंट यहाँ पर पहले से खुले हुए थे। बट अगर हम बाहर में किसी को गिफ्ट देते हैं तो पहली बात तो वो रिलेटिव होना चाहिए और किसी को हम गिफ्ट नहीं दे सकते। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे कि यहाँ पर एक PRI है, बाहर गिफ्ट देना चाहते हैं, पूरे फेमा के रूल फॉलो करना चाहते हैं, वो गिफ्ट दे सकते हैं, बट किसको दे सकते हैं? वो पर्सन कंपनी एक्ट में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसके हिसाब से होना चाहिए। रिलेटिव की डेफिनेशन आपने कंपनी लॉ में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एक वीडियो पड़ी है मेरी यूट्यूब पर, आप उसमें देख लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। क्लियर हुआ जी? तीसरा आया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जो मैंने बताया कि एक पर्सन यहाँ रहते हैं, उनका बच्चा बाहर है या रिलेटिव बाहर है, उनकी डेथ हो गई, तो डेथ के बाद उन्होंने अपनी विल में उसका नाम लिख दिया, तो इनहेरिट हो जाएगी प्रॉपर्टी, तो वो भी जाएगी। अब उसमें रिलेटिव होना जरूरी नहीं है क्योंकि मरने वाला किसी के भी नाम लिखकर चला गया, बट फॉरेन एक्सचेंज लॉ के थ्रू होगा अगर तो वो PROI से आ रही है। या अब मान लो एक PROI ने यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी थी एज पर फेमा लॉ,
अब अगर वो मर जाता है, वो जिसके नाम करके जाएगा वो उसका PROI ही है, तो उसके पास प्रॉपर्टी जाएगी। दूसरा केस जो मैंने पहले बताया था कि अगर कोई यहाँ पर पर्सन PRI है, वो मर जाता है, वो अपनी विल बाहर वाले को कर जाता है, अपने भी किसी भी लीगल हायर को, तो वो 2 केस में जाएगी। ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर हो रहा है PRI से NRI को, ये भी हो सकता है। सेकंड, अब अगर इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो बेच भी तो सकते होंगे, तो PROI ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, PROI को बेच दे, NRI ने खरीदी थी, NRI को बेच दे, ओवरसीज कॉर्पोरेट सिटीजन को बेच दे, कोई दिक्कत नहीं। अगली रेगुलेशन आ रही है जॉइंट एक्विजिशन, स्पाउस ऑफ NRI और ASI। एक PROI है और उसका स्पाउस कौन है, NRI या OCI, वो जॉइंटली प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट उनकी शादी को कितने साल हुए हो, कम से कम 2 साल, और वो शादी की रजिस्ट्रेशन हुई हो, और वो स्पाउस इंडिया में कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से। मतलब सिंपल प्रियंका चोपड़ा का एग्जांपल देख लो। प्रियंका चोपड़ा क्या है, उनके हस्बैंड निक जोनस PROI हैं, प्रियंका चोपड़ा अगर NRI हैं, 2 चीज़ें हो गई। अब वो निक जोनस यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जॉइंटली विद प्रियंका चोपड़ा, किस कंडीशन पर, कि शादी को 2 साल हो चुके हो, शादी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, और प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। क्लियर जी? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये 2 साल वाला पार्ट। नेक्स्ट, अब जो PROI है वो यहाँ पर कुछ वर्क करना चाहता है, FDI के थ्रू आया था, यहाँ पर उसने फैक्ट्री लगाई, बिजनेस करा, ऑफिस खोला, अब उससे रिलेटेड उसको गोडाउन भी लेना हो सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए प्रॉपर्टी लेनी हो सकती है, फ्लैट लेना हो सकता है। आप देखते हो कि बड़ी सिटीज़ में कहते हैं NRIs ने फ्लैट ले रखे हैं, नोएडा, गुड़गांव, अगर दिल्ली NCR की बात करें तो MNC कंपनियों ने ले रखे हैं। MNC कंपनी फ्लैट क्यों लेती है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ जो बाहर से यहाँ आए रहने के लिए जगह देनी। तो PROI जिसने ऑलरेडी इंडिया में बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है या ब्रांच ऑफिस है, बट लाइजन एक्सक्लूडिंग लाइजन ऑफिस, मैंने यहाँ ब्रांच लिख दिया, सॉरी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, लाइजन ऑफिस। क्लियर हुआ जी? मतलब एक PROI यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं या उनका ब्रांच ऑफिस है, लाइजन ऑफिस नहीं, वो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपने काम से रिलेटेड जो इंसिडेंटल मैटर्स हैं उनको पूरा करने के लिए, कंप्लायंस होगी जो भी लॉ एप्लीकेबल है, फॉर्म IPI जाएगा विद इन 90 डेज, जिस दिन वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। उस प्रॉपर्टी को वो मॉर्टगेज करके लोन भी ले सकते हैं, ऑथराइज डीलर उस सिक्योरिटी को रखेगा। कब रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी कि कब वो ये नहीं ले पाएंगे, देखो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन से PROI यहाँ पर इंसिडेंटल मैटर्स के लिए प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, वही सारे जो अप्रूवल रूट पर हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, ये सब के सब वो लीज पर ले सकते हैं 5 साल तक, 5 साल से ज़्यादा की लीज पे या खरीदना है तो दोनों ही केसेस में उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर जी? ये तो आया इमूवेबल प्रॉपर्टी जो PROI बिजनेस करना चाहता था। हमने अभी तक 3 पार्ट पढ़ लिए, एक तो जो अप्रूवल लिस्ट पर है नेबरिंग कंट्रीज वाले, दूसरे हमने पढ़ लिए कि PROI यहाँ पर खरीद रहा है या गिफ्ट से उसको प्रॉपर्टी मिल रही है या इनहेरिटेंस से, तीसरा हमने पढ़ा कि जो PROI यहाँ पर बिजनेस करता है ऑलरेडी, वो फर्दर प्रॉपर्टी लेना चाहता है अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, ले सकता है। अब आ रहा है कि जो यहाँ पर एम्बेसी वाले होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसी आपने सुनी होंगी,
हर कंट्री की एम्बेसी है, जैसे आपको यूएस यूके जाना है तो उनकी एम्बेसी में जाना पड़ता है, तो हम जब वीज़ा लगवाने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हीं की कंट्री के लोग बैठे होते हैं। और हर कंट्री का एक यहाँ पर फॉरेन डिप्लोमेट भी होता है जो कम्युनिकेशन चैनल होता है बिटवीन टू कंट्रीज। तो फॉरेन एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स और कॉन्सुलेट जनरल्स जब यहाँ पर इंडिया में हैं तो वो क्या अपने लिए प्रॉपर्टी ले सकते हैं यहाँ पर? तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन, फार्म हाउस, ये तो नहीं लेंगे, अलाउड है, बट अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। सारी कंसिडरेशन किसके थ्रू आएगी? बैंकिंग चैनल। क्वेश्चन आ सकता है, और एक बार आ भी गया था पुराने सिलेबस में कि एक फॉरेन डिप्लोमेट है, वो यहाँ पर एम्बेसी में है, उनको प्रॉपर्टी लेनी है, एडवाइस, यस ले सकते हैं वो 3 तरह की प्रॉपर्टी छोड़कर, और वो भी उनको अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है रेगुलेशन 28 में कि कुछ लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर होते हैं यहाँ पर, मतलब इंडिया में लॉन्ग टर्म वीजा में रह रहे हैं PROI। तो इंडियन गवर्नमेंट पहली बात तो किनको अलाउ करेगी, किनको नहीं करेगी, ये भी अब आपके करंट अफेयर से रिलेटेड उठकर आया। आपने CAA का मसला सुना था, उसमें आपने ये देखा था कि हमारी जो बाहर की कंट्री में माइनॉरिटीज़ हैं, उस कंट्री की माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको इंडिया यहाँ पर शेल्टर देगा, सिटीजनशिप देगा, CAA बिल आया था। ऐसे ही इन रूल्स में उसी से रिलेटेड बात है कि अगर कोई भी पर्सन माइनॉरिटी कम्युनिटी का है उस कंट्री में, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये 5 कैटेगरी दी गई हैं, 6 हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं और इंडिया में लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रह रहे हैं, अगर हिंदू इंडिया में रह रहा है वो माइनॉरिटी नहीं है, बट अगर वो बाहर से यहाँ आ रहा है, यहाँ पर इंडिया में उसको रहने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्ग टर्म वीज़ा दे रखा है और वो कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इससे, खरीद सकता है। पहली बात तो ध्यान रखना, रहने के लिए एक जगह लेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक जगह होगी बस, मतलब वो एक एक प्रॉपर्टी ले सकता है अपने रहने के लिए और एक अपने काम करने के लिए। कंडीशन, पहली बात वो प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं होनी चाहिए जहां पर इनको अलाउ नहीं किया गया। डिक्लेरेशन देगा वो रेवेन्यू अथॉरिटी को उस एरिया की कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, और उसमें वो लिखेगा, अपनी डिटेल्स देगा, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देगा कि मेरे पास लॉन्ग टर्म वीजा है, और कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया तो वो प्रॉपर्टी उससे वापस ले ली जाएगी। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी वो प्रॉपर्टी ले रहा है वो सारी और किसको जाएगी? वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स को, DCP को। फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है एक उस एरिया का, उसको जाएगी। और अगर वो बेचेगा तो उसको इस एरिया के DCP और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर उस बीच उसको सिटीजनशिप मिल गई तो ये सारी कंडीशन हट जाएंगी, वो जिसको मर्जी बेचे। मतलब हमने ये समझा इस टॉपिक में कि अगर कोई पर्सन इंडिया में लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रह रहा है तो वो पर्सन कौन होना चाहिए, उसकी कैटेगरी है कि वो जिस कंट्री से आया वहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी से है, और उसमें 6 कैटेगरी हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियंस, 6 कैटेगरी के लोग अगर यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रह रहे हैं तो इंडिया में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एक रहने के लिए और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो 2 प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दोनों रेजिडेंशियल नहीं हो सकती, दोनों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं हो सकती, यहाँ से भी एग्जामिनर ट्विस्ट डाल सकते हैं। सेकंड, जब वो यहाँ प्रॉपर्टी लेंगे तो वो उस एरिया में प्रॉपर्टी नहीं लेंगे जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है कि वहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। सेकंड, वो डिक्लेरेशन देंगे उस एरिया की रेवेन्यू अथॉरिटी जो भी उस हर स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटी है, प्लस लोकल एरिया में उनको वो अपने रजिस्ट्रेशन देंगे, उनके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देंगे। वहाँ के एरिया के जो DCP हैं जहाँ वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और फॉरेन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी वहाँ पर है उसको भी वो इंटीमेट करेंगे, और जब बेचेंगे तो भी उनसे अप्रूवल लेंगे। और अगर एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में पकड़े गए तो सीधे सीधे वो प्रॉपर्टी फॉरफिट हो जाएगी। क्लियर जी?
अगला, अभी तक तो था कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, अब आ रहा है कि प्रॉपर्टी अगर बेच दी तो जो पीआरओआई ने यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी थी बेचेगा, तो बेच के जो पैसा आएगा उसको क्या बोला जा रहा है? सेल प्रोसीड। अब उस फंड्स को वो क्या करेगा? या तो फर्दर यहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा या वो बाहर लेकर जाएगा। तो बाहर लेकर जाएगा तो क्या वर्ड यूज हो जाएगा? रिपेट्रिएशन। तो वो कर सकता है। हाँ, अगर वो नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पे लाया था तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेकंड, दो कैटेगरी के लोग प्रॉपर्टी ले रहे थे, हमने शुरू में ही बोला था, पीआरओआई, एनआरआई और ओसीआई। ये तो आरबीआई के थ्रू चलेंगे, ये किसके थ्रू चलेंगे? ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू। मतलब पीआरओआई को अगर कोई भी परमिशन लेनी है या कोई भी कॉन्टैक्ट है तो आरबीआई है। एनआरआई ओसीआई के लिए कौन आ गया? ऑथराइज्ड डीलर सारा काम करेगा। कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी तो अंडर दीज रूल ली थी। फॉरेन करेंसी आई थी बैंकिंग चैनल के थ्रू, और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अप टू 2 प्रॉपर्टी थी तो कंसिडरेशन अलाउड थी कि नहीं? वहां पर विद कंसिडरेशन आई थी। 2 प्रॉपर्टी की बात, लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर में 2 प्रॉपर्टी हैं तो एक रेजिडेंशियल एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकियों के लिए ये कंडीशन नहीं है, तो मिक्स मत कर देना वो एक एक वाली। सेल इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिक्योर्ड फॉर ईसीबी, ये ध्यान रखना। अब अगर कोई प्रॉपर्टी हमने बाहर से ईसीबी लिया, ईसीबी क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये भी आपके फेमर में पूरा चैप्टर है, इसकी भी मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, पूरी क्लास इसकी है पूरा चैप्टर की। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हम बाहर से लेते हैं, वो अगर अनसिक्योर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, सिक्योर्ड है तो हमने इंडिया की प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। अब अगर कोई पर्सन वो पैसे नहीं देता बाहर के बैंक को, एक्सटर्नल कमर्शियल मतलब बोरिंग का मतलब ही क्या है? हमने बाहर से लोन लिया है तो लेंडर को जो प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखी थी और हम पैसे ना दें तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, तो भी वो फिर ये रेगुलेशन आ जाएंगे कि वो यहाँ से प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लेकर जाएगा ना। मान लो हमने यूएसए के किसी बैंक से पैसा लिया उधार, हमने यहाँ पर इंडिया की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी थी, चार्ज क्रिएट कर दिया था। अब अगर हम पैसे नहीं देते, डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टी का मालिक है तो प्रॉपर्टी सेल करके पैसे ले जाएगा, तो वो उसके लिए कंडीशंस आ रही हैं, तो वो भी इन्हीं रिपेट्रिएशन की कंडीशंस में आएगा। नेक्स्ट रेगुलेशन आ रही है प्रोहिबिशन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। पीआरओआई अगर वो यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो पहले तो उसको आरबीआई की गाइडलाइंस देखनी पड़ेंगी कि वो ट्रांसफर अलाउ करता है कि नहीं, और अगर हमने वो प्रॉपर्टी चार्ज क्रिएट कर रखा था ईसीबी के लिए, तो ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू चार्ज क्रिएट होना चाहिए। फंड्स जो भी ईसीबी के लिए आए थे वो इंडिया में यूज होने चाहिए, और अगर ये इनडायरेक्टली वो चार्ज से ही रिलेटेड आ रहा है, और इन्वोकेशन ऑफ चार्ज, इन्वोकेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जब हम बोरर ने पैसा देना बंद कर दिया तो जो सिक्योरिटी मॉर्गेज थी तो वो उसको एक्शन में लेगा, सेल कराएगा, तो इन्वोकेशन ऑफ चार्ज हो गया, तो वो इंडियन बैंक सारा यहाँ पर उस पैसे को ट्रांसफ़र करेगा, सारा सेल प्रोसीड यहाँ से उसको भेजी जाएगी। चलें जी आगे आप। तो अब आपका ये पार्ट खत्म हुआ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगला इन्हीं रूल्स का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कि जो पैसा आएगा और जाएगा उसका तरीका क्या होगा। इसकी भी अलग से रेगुलेशंस हैं, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, कि ये फंड्स ट्रांसफर कैसे होंगे। बहुत सिंपल है, 2 पार्ट में मैंने इसको कर दिया। अब परचेज और सेल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी, ऑब्वियसली कौन कर रहा है? पीआरओआई। तो वो जब परचेज करेगा तो पैसा लेकर आएगा, सेल करेगा तो पैसा लेकर जाएगा। तो मोड ऑफ पेमेंट में कहा गया है कि जो भी पैसा होगा अगर तो आया तो उसको इनवर्ट रेमिटेंस बोलते हैं, तो वो वहां से बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेगा, या ऑलरेडी उसका यहाँ पर अकाउंट खुला हुआ है तो एनआरई एफसीएनआर अकाउंट होते हैं,
उस पैसे में अगर पहले से वो ट्रांसफ़र कर देता है, ये अकाउंट्स की भी मैंने डिटेल्स की वीडियो है ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर, आप एक बार सर्च कर लेना, आपको दूसरे चैनल पर वो मिल जाएगी। एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं पूरे फेमा के, रिवीजन क्लास है 4 घंटे की, वो भी आप देख सकते हो, आपको पूरा फेमा का रिवीजन मिल जाएगा उसमें। तो ये तो पर्टिकुलर मैंने डेट रूल्स का किया है, तो फेमा का रिवीजन है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो, वो आपको सर्च करना पड़ेगा, इस चैनल पर नहीं है। कंसिडरेशन में भी कैश इशू ऑफ इक्विटी और स्वैप, मतलब हम अब पढ़ रहे थे कि बाहर से फॉरेनर PROI जब यहाँ पर कोई भी फंड्स लाएगा तो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा, या वो यहाँ पर उसके अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में पैसा पड़ा था, जो अकाउंट वो फॉरेन करेंसी के लिए खोले थे उसने, NRE अकाउंट या FCNR अकाउंट, उससे लेगा, या वो इशू ऑफ शेयर, बदले में शेयर दे सकता है अपने। स्वैप ऑफ शेयर होता है एक्सचेंज ऑफ शेयर बिटवीन 2 कंपनी, ये 3 मोड आ गए, इस तरह से वो पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता है। जो कंपनी पैसा लेगी उसको भी फॉरेन करेंसी अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा, ऑथराइज डीलर। मान लो अब रिलायंस है, तो रिलायंस में ने शेयर बेचे फेसबुक को, तो जो पैसा ट्रांसफ़र होगा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होगा और ऑथराइज डीलर के थ्रू होगा सारा। सेम अगर वो शेयर बेचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेल प्रोसीड। अब अगर फेसबुक शेयर बेच के जाता है तो पैसे बाहर जाएंगे, तो सेम वो पैसा बाहर ले जाएगा या यहाँ पर अकाउंट खोलकर यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा, फर्दर इंडिया में इन्वेस्ट कर देगा। तो ये तो आया जी मोड। दूसरा आ रहा है टाइम लिमिट। इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने शेयर्स के बदले पैसा लिया था वो 60 दिन में अलॉट हो जाने चाहिए, और अगर हमने नहीं किए तो वो सारा पैसा 15 दिन के अंदर वापस जाएगा। और अगर पार्टली पेड शेयर थे तो हर कॉल पर 60 दिन के अंदर वो पैसा यूटिलाइज हो जाना चाहिए, अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। और अगर 60 डेज एक्सपायर हो गए तो अगले 15 दिन में हम उसको रिटर्न करेंगे। क्लियर जी। अब अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आ रहा है, सिंपल FPI यहाँ पर आ रहा है, तो वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा लाएगा, या उसका फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा, या स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट होता है वो होगा। और सेम अगर वो बेचेगा तो भी पैसा लेकर जाएगा। तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो वो पैसा या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या उन्होंने यहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल रखे हैं, या स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट खोले हुए हैं। सेम जब वो शेयर बेचते हैं तो इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू वापस लेकर जाते हैं। और भी काफ़ी सारे इनमें छोटे छोटे रूल्स में LLP, सोल प्रोप्राइटी फर्म, इन सब की भी मोड ऑफ पेमेंट है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो आप नोट से पढ़ लेना एक बार। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, नोट्स के लिए बार बार बच्चे कहते हैं कि नोट्स कहाँ हैं, लिंक नहीं मिल रहा, मैं दोबारा लिख देता हूं। ये हमारी एक एक्सपर्ट बनो .com साइट है जहाँ पर सारी वीडियो और बुक्स अवेलेबल हैं। उसी में एक लिंक है टेस्ट सीरीज, उसी लिंक में मॉक टेस्ट करके एक लिंक है, उसमें मेरे और विवेक गाबा सर के दोनों के बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो लास्ट में जब स्क्रॉल ऊपर की तरफ करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हैं, लॉ के भी हैं, टैक्स के भी हैं, सारे लॉज की जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं या प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो सब यहाँ पर डले हुए हैं। नए प्रैक्टिस पेपर भी डलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए हैं, तो वो भी थोड़े दिन में मैं डालने शुरू कर दूंगा वहाँ पर। तो आप यहाँ पर इस लिंक को चेक करते रहो, थोड़ा सा ढूंढने में मेहनत किया करो, फटाफट एकदम से परेशान होकर मैसेज करना शुरू कर देते हो, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ढूंढोगे तो सब मिलेगा। आगे इनका मैंने यहाँ पर 2 पार्ट कर दिए हैं। अब NRI और OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करता है रिपेट्रिएशन बेस पर या नॉन रिपेट्रिएशन पर। अब अगर रिपेट्रिएशन बेस पे करता है तो वो पैसे कैसे लाएगा, इसके थोड़े से अकाउंट अलग होते हैं। बैंकिंग चैनल से लाएगा, NRE अकाउंट, NRE FCNR अकाउंट अगर म्यूचुअल फंड यूनिट है, NRO अकाउंट भी एक जुड़ गया, अगर पेंशन स्कीम है तो NRO अकाउंट से भी ले सकता है, पेंशन स्कीम में पैसा लगा सकता है। सेम सेल प्रोसीड होगा अब प्रोसीजर के थ्रू। अगर नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर है तो ये 3 अकाउंट या बैंकिंग चैनल होगा,
तो ये अब आप पढ़ लोगे, बहुत सिंपल सा है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इसकी भी मैंने एक टेबल बना दी है कि जब भी इंडियन कंपनी पीआरओआई को शेयर देगी या एलएलपी या प्रोप्राइटी फर्म, कोई भी अगर इंडिया में बाहर वालों से कैपिटल ले रहा है या शेयर्स इशू करके पैसा ले रहा है, तो उसको क्या क्या फॉर्म फाइल करने हैं आरबीआई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या फॉर्म जाते हैं। जैसे आप इंडिया में कंपनी लॉ में याद करो, PAS3 एक फॉर्म है। जब भी कंपनी इंडिया में शेयर अलॉट करती है तो PAS3 फाइल करती है। तो सेम अगर फॉरेनर को अलॉट करेगी तो PAS3 में तो लिखेगी प्लस आरबीआई को एक फॉर्म जाएगा FCGPR। ये मैंने टेबल बनाई है, एक बार समझा देता हूँ। देखो, कौन सी एंटिटी, फॉर्म कौन सा जाएगा, कितने दिन में जाएगा और कौन भेजेगा। तो अगर इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं तो फॉर्म जाता है FCGPR, फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न। कब जाएगी, जब भी शेयर इशू किए 30 डेज के अंदर। सिंपल, किसको जाएगी, आरबीआई को। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, अगर कोई बच्चे को कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। किसको जा रहा है जी, आरबीआई को। ठीक है जी। नेक्स्ट, वही कंपनी एक बार तो जब FCGPR दे देगी, जब शेयर अलॉट किए, अब उसके बाद हर साल उसको 15 जुलाई से पहले पहले एक रिटर्न फाइल करनी है। फॉर्म है FLA, फॉरेन लाइबिलिटीज एंड असेट्स, कि मेरी कंपनी में कितनी फॉरेन असेट्स हैं, मतलब कंपनी ने बाहर कितनी असेट्स ले रखी हैं, लाइबिलिटी कितने लोन ले रखे हैं या कितने लोगों को शेयर्स दे रखे हैं। तो अगर इंडियन कंपनी ने बाहर वालों को शेयर दे रखे हैं, जियो ने फेसबुक को शेयर दिए, तो जियो की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल पे जियो शेयर होल्डर हो गया। और अगर जियो ने बाहर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है तो असेट आ गया। तो इसकी भी रिटर्न जाती है हर साल 15 जुलाई को, चाहे वो कंपनी है चाहे LLP। FLA फॉर्म है, आरबीआई को जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर वो शेयर जो इशू किए थे वो ट्रांसफर हो गए, मतलब बेच दिए पीआरओआई ने, तो फॉर्म कौन सा आ जाएगा, फॉर्म TRS। अगर बाय रेजिडेंट ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, कौन फाइल करेगा, जिसने ट्रांसफर किए हैं या ट्रांसफरी, यहां पर कंपनी का रोल नहीं आ रहा, या पीआरओआई, कितने दिन में, 30 डेज में। रिपेट्रियल बेसिस पर था चाहे नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पर था, चाहे पीआरओआई टू पीआरओआई आ रहा है चाहे पीआरओआई टू पीआरआई आ रहा है, तो एग्जेम्पशन है। मतलब पीआरओआई ने पीआरआई को शेयर दे दिए तो ये फॉर्म नहीं जाएगा, बाकी हर केस में ये फॉर्म जाएगा। मतलब पीआरओआई टू पीआरओआई में तो हर केस में जा रहा है। क्लियर जी। ये एक रह गया। अगला, अगर कंपनी ने ESOP इशू की है, ESOP क्या होते हैं जी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सेक्शन 62 कंपनी एक्ट अलाउ करता है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू शेयर्स दे सकती है। बाहर के एम्प्लॉयज़ को भी दे सकती है, अपनी होल्डिंग सब्सिडरी बाहर की और इंडिया की, उनके एम्प्लॉयज़ को भी दे सकती है। तो उसके लिए फॉर्म का नाम ही ESOP फॉर्म है। ये फॉर्म जाएगा विद इन 30 डेज जब भी हमने शेयर इशू किए। अगर कंपनी ने डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए हैं, ADR, GDR, FCC वगैरह, तो फॉर्म का नाम है DERR विद इन 30 डेज। बहुत सिंपल कर दिया है, अब आप पढ़ोगे इसको समझ आ जाएगा। LLP, LLP1, LLP2 दो फॉर्म है। अगर पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया है तो, दूसरा फर्दर दोबारा पैसा आया है तो LLP2 जाएगा, या डिसइन्वेस्टमेंट हुई है कोई तो भी पैसा जाएगा, वो 30 डेज में LLP1 और LLP2 60 डेज में। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आ रहा है तो LEC फॉर्म है, FII, और अगर NRI आ रहा है तो उसके ब्रैकेट में दिया हुआ है NRI। ये सारा काम ऑथराइज डीलर के थ्रू होगा, कोई टाइम लिमिट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब नहीं की है। क्लियर जी। अगला,
डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, अगर डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट हो रही है तो फॉर्म का नाम क्या है, DIA। 30 डेज में जा रहा है, जैसे ही शेयर अलॉट हुए, कौन करेगी, जो कंपनी अलॉट कर रही है, फर्स्ट कंपनी। कन्वर्टेबल नोट, स्टार्टअप, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लास में आया था, अगर स्टार्टअप कन्वर्टेबल नोट इशू करती है तो फॉर्म का नाम है CN, वही सेम 30 डेज में इशू कर रही है या ट्रांसफर कर रही है। अगर डिले हुआ तो लेट सबमिशन की फीस डिसाइड कौन करेगा, RBI। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया है, बाकी आप नोट से पढ़ लोगे। ठीक है जी। तो अब हमारा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट खत्म हुआ। अगला पार्ट बहुत छोटा है, उसकी ज़्यादा मैंने स्लाइड नहीं बनाई, उसको मैं आपको 3 या 4 पेज के नोट्स हैं वही खोल के पढ़ाऊँगा, और वहाँ पर मैंने बहुत इजी कर दिया है। अब वहाँ से पढ़ोगे 2 मिनट में समझ आ जाएगा, मैं यहाँ से पढ़वा रहा हूँ उसको। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिए थे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, अब आ रहे हैं सिर्फ रेगुलेशन किसकी आ रही हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट की। देखो जी, डेट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आएंगे। अभी उस पर आते हैं, नोट्स में पढ़वाता हूं। इशू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट कौन करेगा, कोई इंडियन कंपनी करेगी, म्यूचुअल फंड कर सकता है, यहाँ का वेंचर कैपिटल फंड कर सकता है, फर्म कर सकती है, मतलब डेट ले रही है, AOP प्रॉपर्टी कंसर्न। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो डेट की फॉर्म में होगा, अलाउड है, प्रोविजंस हैं इस रूल्स के। RBI को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ऑल इंस्ट्रूमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू एंट्री रूट, इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड अदर कंडीशंस। PROI इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो हमने बात की, कौन इशू करेगा ये बात कर रहे हैं हम, कौन इन्वेस्ट करेगा, जो कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं यहाँ के डेरिवेटिव्स में उन इंस्ट्रूमेंट्स के। तो अब आओ आपको एक बार नोट से फटाफट मैं करा देता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। देखो नोट्स मैंने आपको लिंक बता दिया है, आप डाउनलोड कर लेना। देखो जी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन 3 कहती है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, फेमा में उसके रूल्स में कोई PROI इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, मतलब PROI को डेट इंस्ट्रूमेंट लेना है तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट, खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं, बट वो सब किसके अंडर आएंगे, जो ये रेगुलेशंस आप पढ़ने जा रहे हो। फिर आता है प्रोवाइडेड फर्दर, RBI को जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो वो कुछ अलग नॉर्म्स को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है या आउट ऑफ द नॉर्म्स भी जाकर अलाउ कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन 4 कहती है कि कोई भी इंडियन एंटिटी, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, फर्म, एसोसिएशन और पर्सन कोई भी डेट के थ्रू पैसा नहीं लेगी अनलेस ये रेगुलेशन फॉलो हुई, और RBI को एप्लीकेशन जरूर देनी पड़ेगी। परमिशन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसकी अब आगे रेगुलेशंस आ रही हैं कि जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में लिख दी कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, PROI ट्रेड कर सकते हैं, ये स्लाइड में आ चुका है। अब यहां से आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। वो देखो कहता है परचेज एंड सेल, किस चीज का, डेट इंस्ट्रूमेंट का, कौन करेगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसको परमिशन है। अब अगर तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या है, जो यहाँ पर इंडियन कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या अनलिस्टेड कंपनी के IPO FPO में पैसा लगा रहा है, वो यहाँ कोई प्लांट कंट्रोल नहीं लेना चाह रहा, कोई बिजनेस सेटअप करने नहीं जा रहा, सिर्फ इन्वेस्ट करने आया। FPI में परचेस फॉलोइंग डेट इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू टर्म्स, किसकी जुड़ जाएंगी, और सेबी की भी, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की भी कंडीशंस आ जाएंगी।
सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। विच आर द इंस्ट्रूमेंट्स आर अलाउड, विच आर द एरिया ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। पहला, डेटेड सिक्योरिटीज 30 साल तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ट्रेजरी बिल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, 1 साल तक की वैलिडिटी होती है। तो गवर्नमेंट दो तरह से अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म होती हैं, 10 साल 20 साल 30 साल का पीरियड होता है, और ट्रेजरी बिल ईयर की मैच्योरिटी होती है। नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्टेबल किस में चले गए, इक्विटी में आ जाएंगे। बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, जिन्होंने मनी मार्केट ओल्ड सिलेबस वालों ने पढ़ा है याद करो, कमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल वहां बहुत अच्छी तरह से आपको कराए गए हैं। कमर्शियल पेपर भी इंडियन कंपनी इशू करती है, उसकी मेच्योरिटी 1 साल तक होती है। मतलब डिबेंचर, मतलब एक इंडियन कंपनी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट डेट का इशू करती है तो कमर्शियल पेपर है, लॉन्ग टर्म है तो वो डिबेंचर आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सिक्योरिटी रिसीप्ट, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां सिक्योरिटी रिसीप्ट इशू करती हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। इसके ऊपर भी मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर डाल रखा है, हालांकि वो प्रोफेशनल का है, कॉर्पोरेट फंडिंग का, उसमें आप जब आओगे तो पढ़ोगे। कोई बैंक इशू कर रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह, डेट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट एनहांस बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बैंक्स इशू करते हैं। लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो वो भी यहां पर आ गए। डिबेंचर भी यहां पर आ गए। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इशू करती हैं। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स, ये सिक्योरिटी लॉ में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है आपको। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, डेट फंड कोई इशू कर रहा है जो अलाउड है। म्यूनिसिपल बॉन्ड, जो एमसीडी एनडीएमसी वगैरह जो म्यूनिसिपैलिटीज इशू करती हैं। एफपीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के थ्रू आगे भी वो उनको डेरिवेटिव फॉर्म में ओडिया आपने पढ़े थे, ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी कर सकते हैं। तो ये तो आए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में। अगला एक बात किसकी आ रही है, एनआरआईज की और ओसीआईज की। किस बेसिस पर, रिपेट्रिएशन बेसिस पर। तो वो विदाउट एनी लिमिट जितना मर्जी ले सकते हैं गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटी, और जबकि फॉरेन इन्वेस्टर की गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज की लिमिट होती है। वो गवर्नमेंट जितने भी इशू कर रही है तो वो आई थिंक 90% इंडियंस का है और 10% बाहर वालों का है। वो थोड़ा सा अभी लिमिट बढ़ाई है शायद गवर्नमेंट ने। ट्रेजरी बिल भी फॉरेनर नहीं ले सकते, बट एनआरआई और ओसीआई बिना किसी लिमिट के ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के यूनिट ले सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड जो एफपीआई को अलाउड नहीं थे, ये अलाउड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर ले सकते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट जो बैंक इशू कर रहे हैं उनको ले सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, ये एक नया ऐड हो गया, इसमें लगा सकते हैं, बट वो किसके अंदर होनी चाहिए, पीएफआरडीए के अंदर हो जाएगा जी। नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ट्रेजरी बिल, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वगैरह, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल, चिट फंड्स वगैरह में भी पैसा लगा सकते हैं, बट वो नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पर होगा। तो ये न्यू एडिशन आ गया इनके लिए। फिर आया परमिशन फॉर फॉरेन सेंट्रल बैंक, बाहर की गवर्नमेंट का कोई बैंक, जैसे हमारा आरबीआई है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक बहुत सारी कंट्रीज का बना हुआ है। वो अगर सिक्योरिटीज यहां पर लेने आ रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल ले सकते हैं, बाकी और कोई डेट इंस्ट्रूमेंट यहां पर नहीं लेगी। मतलब बाहर की कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी यहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट ले तो वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करेगी। मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा, ऊपर वाले सबके लिए। एफपीआई जो पैसे देगा बैंकिंग चैनल, और जो पहले मैंने मोड ऑफ पेमेंट लिखे हुए हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट, स्पेशल अकाउंट के थ्रू। एनआरआई है तो उनके एनआरई अकाउंट होते हैं, एनआरओ अकाउंट होते हैं उनके थ्रू। फिर अगर बाहर की कोई गवर्नमेंट एजेंसी आ रही है, वो पैसा ला रही है, तो बैंकिंग चैनल के थ्रू या अप्रूवल ऑफ आरबीआई। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा, चाइनीज बैंक ने इंडिया में एचडीएफसी में शेयर लिए, तो चाइना के सेंट्रल बैंक ने लिए, तो शेयर तो ले लिए उसने, बट डेट इंस्ट्रूमेंट लेगा तो वो इस रूट में आएगा। परमिशन, क्या वो सेल कर सकते हैं, यस, सेम वही
जब मैच्योर हो जाएंगे या बेच देंगे बीच में, तो सेम जिन अकाउंटों से पैसा आया था उन्हीं अकाउंटों के थ्रू ये पैसा वापस जाएगा। तो अगर आपने पहले वाली रेगुलेशन को अच्छी तरह समझ लिया है तो डेट रेगुलेशन समझनी कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है मर्जर और डी मर्जर और अमलगामेशन ऑफ इंडियन कंपनीज। अगर इनका मर्जर अमलगामेशन होता है तो ये डिबेंचर वगैरह इशू होते हैं तो वो भी इनके पास जाएंगे, उनकी कंडीशन आएगी, ये कंडीशन फॉलो होंगी, कंपनी एक्ट की भी आएंगी और ये रूल्स के अंडर होंगे। बट अगर अमलगामेशन मर्जर से कोई नई एंटिटी आ रही है, वो अगर प्रोहिबिटेड सेक्टर से थी, तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट, टैक्स एंड रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड। भैया यहाँ से जो भी पैसा लेकर जाओगे, अगर कमाया है एप्लीकेबल टैक्स हैं तो सारे टैक्स और ड्यूटी यहाँ पर देने पड़ेंगे, और रेमिटेंस सारी इन्हीं रूल्स के थ्रू होगी, ऑथराइज डीलर के थ्रू होगी। रिपेट्रिएबल बेसिस पर थी तो बिना प्रायर अप्रूवल के हो सकती है, नॉन रिपेट्रिएबल थी तो फिर वो प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई हमें लेनी पड़ेगी। तो क्लियर जी? आई विश कि मेरी मेहनत सफल होगी। जितना मैं दे सकता था अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है इन रूल्स को सिंप्लीफाई करने की। बहुत बड़ा हवा मचा हुआ था कि सर बहुत लंबा है, बहुत लंबी अमेंडमेंट आ गई है, तो थोड़ी सी मैंने मेहनत की है। अब आपकी आगे मेहनत भगवान करे रंग लाए, जल्दी से लॉकडाउन खुले, आप अच्छे अच्छे पेपर दे पाओ, अच्छे नंबर लाओ। बाकी भी टॉपिक्स की वीडियो जहाँ मैं डाल सकता था मैंने डाली हैं, डिफ़िकल्ट टर्म्स की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, म्यूचुअल फंड की कंसेप्ट, निफ्टी, सेंसेक्स, जहाँ जहाँ बच्चों को दिक्कत लगती है मैं साथ साथ वीडियो डालता जा रहा हूँ। डेरिवेटिव्स पे मैंने लास्ट वीक में वीडियो डाली थी, फ्यूचर ऑप्शन को सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझना है। बाकी भी आपके साथ चलते रहेंगे। तो आई विश ऑल द बेस्ट कि बढ़िया बढ़िया कर आओ। फेमा की पूरी अमेंडमेंट देखनी है तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो आप देख सकते हो, और चैनल पे पड़ी है, वहाँ पर पुरानी है चाहे, बट आप उसको हेल्प करेगी आपको वो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेस कि आप बहुत अच्छा करो।